रतन टाटा। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति, टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक सफलता दिलाई और कई उपक्रमों में निवेश किया। उनका निधन भारत के व्यापार जगत और परोपकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है। रतन टाटा एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष हैं, जिन्हें व्यापार परिदृश्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान और उनके परोपकारी प्रयासों के लिए जाना जाता है। रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती होने के बाद 9 अक्टूबर 2024 को उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई, जहां बाद में उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे, ब्रिटिश भारत में जन्मे रतन टाटा, नवल टाटा और सूनी कमिसारीट के बेटे हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे, तब वे अलग हो गए थे। उसके बाद उन्हें JN पेटेट पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया था। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे के साथ हुआ। 84 वर्षीय इस व्यक्ति ने कैंपियन स्कूल, मुंबई, कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, मुंबई, बिशप कॉटन स्कूल, शिमला और रिवरडेल कंट्री स्कूल, न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की है। वे कॉर्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। जब JRD टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों बिताए थे। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह नए लोगों को लाना शुरू किया। उन्होंने आगे यह भी अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक कंपनी समूह कार्यालय में रिपोर्ट करे। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की ओवरलैपिंग कंपनियों को एक समन्वित पूरे में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 साल के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक बढ़ा और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे संगठन एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की थी। इस कार की कीमत औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निदेशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा, TVS समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, बेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति बनाई गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टी-बॉक्स और cashcrow.com में निवेश की। उन्होंने ओला कैब्स, शियोमी, नेस्टवे और डॉगस्पॉट में भी निवेश किया। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड दिया है, जिससे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी।
वार्षिक छात्रवृत्ति एक निश्चित समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता प्रदान करेगी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल (HBS) को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वायत्त वाहनों पर शोध करने के लिए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी (CMU) को $35 मिलियन का दान दिया। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का दान दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन (TCTD) का गठन किया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट्स ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस सेंटर को अल्जाइमर रोग के कारणों के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु $750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में MIT टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने के करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अड़े रहे और आज तक अविवाहित हैं। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थी, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जे. भाभा की मौसी थी। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे। वे गरीबी अध्ययन के अग्रणी थे। उनका विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी ने एक अनाथ नवल को गोद लिया, जो हीराबाई टाटा का पोता था, और उसे अपने बेटे की तरह पाला। नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र। उनके जैविक पिता होरमुसजी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों में निदेशक, ILO सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित नवल टाटा के 2 विवाहों से 3 बेटे हुए। रतन टाटा, टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष, जिमी टाटा और नोएल टाटा, ट्रेंट लिमिटेड के अध्यक्ष। रतनजी दादा भाई टाटा वे टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादा भाई और उनकी मां जमशेदजी टाटा, जीवन बाई, भाई बहन थे। उन्होंने सुजैन ब्रिएरे से शादी की और इस जोड़े ने 5 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें JRD टाटा और सिल्ला टाटा शामिल हैं। JRD टाटा वे टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष थे। वे टाटा एयरलाइंस, बाद में एयर इंडिया, के संस्थापक हैं। सिल्ला टाटा JRD टाटा की बड़ी बहन की शादी भारत में पहली कपड़ा मिल के संस्थापक दिनशो मानेकजी पेटेट से हुई थी। उनकी भाभी रतनबाई पेटेट की शादी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुई थी। जिन्ना की इकलौती संतान दीना जिन्ना की शादी नेविल नेसवाडिया से हुई थी। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो साथ चलें।
मैंने अक्सर महसूस किया है कि भारतीय बाघ को आजाद नहीं किया गया है। लोग अभी भी मानते हैं कि वे जो पढ़ते हैं वह सच है। यदि यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करें। यदि यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसे न करें। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। मैं लगातार लोगों से कहता रहा हूँ कि वे दूसरों को प्रोत्साहित करें, बिना सवाल किए सवाल करें और काम करने के लिए नए विचारों, नई प्रक्रियाओं को सामने लाने में शर्मिंदा न हो। कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता नष्ट कर सकती है। व्यवसायों को अपनी कंपनियों के हित से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाने की आवश्यकता है जिनकी वे सेवा करते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। उन मूल्यों और नैतिकताओं के अलावा जिनके अनुसार मैंने जीने की कोशिश की है, जो विरासत मैं अपने पीछे छोड़ना चाहता हूँ, वह बहुत सरल है कि मैंने हमेशा उस बात के लिए आवाज उठाई है जिसे मैं सही मानता हूँ, और मैंने जितना संभव हो सके उतना निष्पक्ष और न्यायसंगत होने की कोशिश की है। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूँ जो बहुत सफल हैं। लेकिन अगर वह सफलता बहुत अधिक निर्दयता से हासिल की गई है, तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूँ, लेकिन उसका सम्मान नहीं कर सकता। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें अगर मुझे दोबारा जीना पड़े तो शायद मैं किसी और तरीके से करूं। लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं सोचना चाहूँगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। गंभीर मत बनो, जीवन का आनंद लो जैसा कि यह आता है। मैं हमेशा भारत की भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत आश्वस्त और बहुत उत्साहित रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह बहुत संभावनाओं वाला एक महान देश है। आज से 100 साल बाद मुझे उम्मीद है कि टाटा समूह आज की तुलना में बहुत बड़ा होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि समूह को भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जिस तरह से हम काम करते हैं, जो उत्पाद हम वितरित करते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ और हमारे मूल्य प्रणाली और नैतिकता में सर्वश्रेष्ठ। इतना कहने के बाद मुझे उम्मीद है कि अब से 100 साल बाद हम भारत से कहीं आगे तक अपने पंख फैलाएंगे। लोग जो पत्थर तुम पर फेंकते हैं, उन्हें ले लो और उनका इस्तेमाल एक स्मारक बनाने में करो। मैंने एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण किया जिसके जूते बहुत बड़े थे। उसके जूते बहुत बड़े थे। श्री जे.आर.डी. टाटा। वह भारतीय व्यापार समुदाय में एक किंवदंती थे। वह 50 वर्षों तक टाटा संगठन के शीर्ष पर रहे थे। आप लगभग यह सोचने लगे थे कि वह हमेशा के लिए वहां रहने वाले हैं। युवा उद्यमी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाएंगे। मैं कहूँगा कि एक चीज जो मैं अलग ढंग से करना चाहता हूँ, वह है अधिक मिलनसार होना। मजबूत लोग जीते हैं और कमजोर लोग मर जाते हैं। कुछ खून खराबा होता है और उससे एक बहुत ही कमजोर उद्योग उभरता है जो जीवित रहने की प्रवृत्ति रखता है। टाटा में हम मानते हैं कि यदि हम किसी उद्योग में शीर्ष 3 में नहीं हैं, तो हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए कि शीर्ष 3 खिलाड़ियों में से एक बनने के लिए क्या करना होगा, या उद्योग से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए।